नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में हम पढ़ रहे हैं भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। भारत, लोग और अर्थव्यवस्था किताब का चैप्टर नंबर 5 को पढ़ते हुए हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और आज चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 5 है। पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 4 में हमने कोयले से संबंधित ढेर सारी बातें की थी। कोयला कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कितना प्रकार होता है, क्या समय था, किन चट्टानों से मिलता है, और आई होप कि आपको पक्का याद होगा। लेकिन आज का लेक्चर उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। भाई ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं? तो देखिए, आज के इस मजेदार लेक्चर के अंदर हम जो चीज देखने वाले हैं वो है सिंगरौली खनन क्षेत्र। ये क्या नाम है? ये है सिंगरौली। क्या नाम है पूरा? ये कई जगह सिंगरौली होता है और कई जगह रोनी होता है, लेकिन वास्तविक नाम क्या है? सिंगरौली है। तो सिंगरौली खनन क्षेत्र जो है वहां पे एक चिड़िया अपना बलिदान दे देती है। सर ये कैसी कहानी बता रहे हो आप? तो इस चिड़िया की कहानी को पूरा हम समझने वाले। वो जान क्यों दे देती है, उसको जान देने की कहां जरूरत होगी। ये सिंगरौली मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है, इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले। खनिज तेल, पेट्रोलियम यानी खनिज तेल जो है वो कहाँ मिलता है? खनिज तेल होता है पेट्रोल, उसे डीजल अलग किया जाता है। मिट्टी का तेल यानी केरोसिन अलग किया जाता है। तो ये चट्टानों में कैसे मिलता है आज हम पता लगा के ही रहेंगे। आज हम ठान के आए हैं सब, है ना, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, कि ये तेल आता कहाँ से है। क्या भारत में नहीं निकलता है? बिल्कुल निकलता है, लेकिन इतना दो नहीं करना है, इतनी मितव्ययता के साथ इसका उपयोग नहीं करना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे ही नहीं। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। और सबसे पहले हम देख रहे हैं सिंगरौली में क्या है ये भाई, फिर से बता रहे हैं, ये है सिंगरौली। क्या है ये? सिंगरौली। पक्का याद रख लेना, ये पूरी कहानी इसी जगह पर है। सिंगरौली एक खनन क्षेत्र है। क्या है भाई? जहां कुछ खोद कर प्राप्त किया जाता है। और इस सिंगरौली से निकला कोयला। सिंगरौली से क्या निकलता है? कोयला निकलता है यहां से, और भी ढेर सारे खनिज निकलते हैं। क्या हम कोयला पढ़ रहे हैं? सिंगरौली की कहानी पढ़ रहे हैं, जो कोयला टॉपिक की थोड़ी सी बची हुई थी। क्या है ये कहानी? सिंगरौली में खनन कर्मी, जो लोग माइंस में काम करते हैं, जो लोग खनन में काम करते हैं, वो खनन कर्मी होते हैं। और उनके बचाव के लिए एक चिड़िया अपनी जान दे देती है। मैं तो कहता हूं इस चिड़िया को शहीद का दर्जा देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि ये हजारों खनन कर्मियों की, जो हजारों लोग माइंस में उतरेंगे, ये उनसे पहले माइंस के अंदर जाके कार्बन मोनोऑक्साइड, जो सबसे खतरनाक जहरीली गैस होती है, उसका पता लगाती है ये, और फड़फड़ा के वहां शहीद हो जाती है, यानी एक्सपायर हो जाती है। इसके बलिदान को देखिएगा, कितना खतरनाक काम करती है चिड़िया। चिड़कला जो होता है बेचारा रोता ही रह जाता है, और ये जान दे देती है उस खनन कर्मियों के लिए। तो इस बलिदानी चिड़िया की बात हम देख रहे हैं। खनन कर्मियों के बचाव हेतु चिड़िया सिंगरौली, फिर क्या है? सिंगरेनी नहीं है, वो सिंगरौली है। कोलेरिज देश की अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी है। यानी कि ये सिंगरौली हमारे देश की अग्रणी कोयला उत्पादक करने वाली कंपनी है। यानी बहुत ज्यादा कोयला यहां से निकलता है सिंगरौली से, ठीक है। जो अभी भी भूमिगत केंद्रीय कोयला खदानों में जानलेवा कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों की उपस्थिति का पता लगाने हेतु चिड़िया का उपयोग करती है। भाई किसका उपयोग करती है? यानी सिंगरौली जो खनन क्षेत्र है, आज भी माइंस में खुद नहीं जाते हैं खनन कर्मी, पहले चिड़िया को भेजते हैं कि तू चिड़िया जा और तू पता लगा कि अंदर कितना कार्बन मोनोऑक्साइड है। और ये बहुत जहरीली गैस है भाई, बहुत जहरीली। अंदर कितना कार्बन मोनोऑक्साइड है ये पता लगाने के लिए इस चिड़िया को भेजा जाता है, क्योंकि इन खादानों में ये जो जानलेवा गैस है इसकी उपस्थिति का पता लगाया जाता है और ये पाई जाती है। और क्या खास बात है? कोयला खदान के अंदर वायु में अत्यधिक विषाक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस की थोड़ी मात्रा भी उपलब्ध होती है, तो खनन कर्मी बेहोश हो जाते हैं और मर जाते हैं। ये पहले जाते ही नहीं है, बेहोश कहां से हो जाएंगे? ये मर कैसे जाएंगे? जाते ही नहीं है। एक चिड़िया को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? चिड़िया। बताओ, चिड़िया के क्या बाल बच्चे नहीं होते?
चिड़िया के क्या बच्चे नहीं होते? गलत है ना ये? गलत है कि नहीं है? अरे इतना नर्वस मत हो, ये कहानी है, एक बार छोड़ा जाता है चिड़िया को, रोज नहीं। वो हजारों लोग जो अंदर जाएंगे वो मरे, उससे अच्छा तो एक चिड़िया अपना बलिदान दे देती है ना। तो चिड़िया अंदर जाके कार्बन मोनोऑक्साइड का पता लगाती है कि जहरीली गैस यहाँ पे है या नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी हवा में होती है तो लोग बेहोश हो जाते हैं। मामला खराब है कार्बन मोनोऑक्साइड का, है ना। तो देखिए और क्या हो जाता है। हाँ, खनन कर्मी के बारे में मीठी मीठी बातें जो हम कर रहे हैं, उनके पीछे चिड़िया है। उनके पीछे कौन है? तथापि उस नन्ही चिड़िया के लिए तुम सोचो मेरे यार, कैसे जान दे देती है वो तड़पती हुई। उस नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी चिड़िया ऐसे क्या देख रहा है ना, देखो कितना घूर के देख रहा है मुझे। एक चिड़िया की जान ले ली मैंने, थोड़ा सा टोका तो घूर घूर के देखने लग गया, है ना। तो ये खनन कर्मी है ना, समझ गए ना आप। ये बहुत मेहनत करते हैं। एक मजाक की बात अलग होती है, लेकिन ये बहुत खनन कर्मी बहुत मेहनत करते हैं। क्या करते हैं? बहुत मेहनत करते हैं। नन्ही चिड़िया के लिए भूमि के नीचे का अनुभव बिल्कुल सुखद नहीं होता है। अरे किसको सुख होता है जमीन के अंदर? खनन कर्मी खुद नहीं जा रहा है, चिड़िया को छोड़ रहा है। किसको छोड़ रहा है? चिड़िया को। वो जाएगी, मोनोऑक्साइड का पता लगा के बाहर किरणें नहीं आएगी, वो उसको कैमरे से देख लेंगे। और वो बेचारी जैसे ही मोनोऑक्साइड ग्रहण करेगी, आप देखेंगे कुछ देर बाद फड़फड़ाएगी, चहचहाना शुरू कर देगी और अपनी जान को नौछावर कर देगी। अपनी जान को क्या कर देगी? नौछावर कर देती। भाई क्या कर देती है? नौछावर, ठीक है ना। हाँ, जब इस पक्षी को कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त खाद्यान्नों में उतारा जाता है, वो संकट के लक्षण प्रदर्शित करती है। कैसे? बाहर फोन करके थोड़ी बताती है कि अंदर संकट है, फड़फड़ाती है तो पता चल जाता है। प्रदर्शित करती है, जैसे कि पंखों को फड़फड़ाना। कैसे दिखाएगी? पंख फड़फड़ा रहे हैं, मतलब खनन कर्मी को नहीं जाना है अंदर। क्या करना है? खनन कर्मी को नहीं जाना। जोर से चहचहाना, जोर से चू 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 की आवाज करती है। और जीवन का अंत, ये प्रतिक्रिया तब तक होती है जब तक हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति 15% होती है। जब तक चिड़ियाओं को छोड़ा जाता है, चिड़िया मार दी जाती है, बेचारी चहकती है, चाह चाह चह चह की आवाज करती है, फड़फड़ाती है और खत्म हो जाती है। देखो कितना बड़ा बलिदान है। इसलिए मैं कहता हूं कि शहीद होती है ये देश के लिए। होती है कि नहीं होती है? वीरांगना है ये। आगे देखिए, सिंगरौली की बात करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। पंखों को बेचारी फड़फड़ाती रहती है, हवा में मात्र 0.3% की हो जाती है तो चिड़िया तुरंत ही संकट को प्रदर्शित करती है। यानी मोनोऑक्साइड जो है 0.3% के आसपास जाता है तो भी ये प्रदर्शित कर देती है। या 2 या 3 मिनट में वे अपने ठिकान से गिर पड़ती है। ठिकान से गिर पड़ती है का मतलब है कि जा चुकी है दुनिया छोड़ के चिड़िया, है ना। ठीक है। एक कोयला खनन क्षेत्र, क्या ये? एक कोयला खनन के अनुसार इन पक्षियों का एक पिंजरा कार्बन डाइऑक्साइड 0.15% से अधिक मात्रा के लिए अच्छा संकेतक होता है। यानी इसको दिखाया जाता है कि ये किस में जीवित रह सकती है और किस में जीवित नहीं रह सकती है। ये चीज यहां पे देखी जाती है। एक कंपनी द्वारा आरंभ किया गया दस्ते वाला कार्बन डाइऑक्साइड की हवा में न्यूनतम 10 ppm मात्रा से उच्चतम 1000 ppm तक की सह सूचना दे सकता है। एक कंपनी ने दस्ते वाला कार्बन बनाया, वो कार्बन भी आजकल जो है संकेत बता देता है कि यहां कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड है। ppm का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ मिलियन। यानी कि ये जो पार्ट है मिलियन का पार्ट किया गया है, तो एक ppm कई मिलियनों का पार्ट होता है। ये एक आयतन को बताता है, एक वजन को बताता है। ppm डिवाइडेशन बताता है। जैसे सूर्य की किरणें 18 लाखवां हिस्सा हमारे पास आता है एक सूर्य की किरण का, वैसे ppm पार्ट है मिलियन में। किसमें है? मिलियन में। मात्रा से उच्चतम 1000 ppm तक की सह सूचना दे सकता है। खनन कर्मी पक्षियों पर जिन्होंने अपने सैकड़ों अग्रज खनन कर्मियों की जान बचाई अधिक विश्वास करते हैं। एक पक्षी गया और वो नहीं फड़फड़ाया, खनन कर्मी चले जाते हैं। ये भरोसा कर लेते हैं कि अगर चिड़िया को भेजा है, चिड़िया अगर जीवित आ गई तो हम भी क्या रह जाएंगे? जीवित रह जाएंगे। और भरोसा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? भरोसा कर लेते हैं। आगे देखिए, ये थी कहानी। किसकी कहानी थी? ये चिड़िया की कहानी थी। ये कोयले की कहानी थी। किसकी थी? कोयला खनन क्षेत्र की, जो बच गई थी उस लेक्चर में नहीं हुई। और खनिज तेल जो है इस लेक्चर का महत्वपूर्ण बिंदु है। खनिज तेल जो है इस चैप्टर का महत्वपूर्ण बिंदु है। और खनिज तेल को हम जैसे ही पढ़ेंगे उसके बाद अगला जो टॉपिक अगले लेक्चर में आएगा वो प्राकृतिक गैस आएगा। ये दोनों साथ पढ़े जाते हैं। जैसे वैसे तो डायग्राम इसमें है ही,
लेकिन मैं बता दूं पृथ्वी में खनिज तेल कैसे मिलता है। सबसे ऊपर पृथ्वी में मिलता है गैस, यह है प्राकृतिक गैस। बहुत शानदार डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं आगे। प्राकृतिक गैस मिलता है पहले, प्राकृतिक गैस के नीचे मिलता है यहाँ पे प्राकृतिक तेल मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, प्राकृतिक तेल यानी खनिज तेल, इसको प्राकृतिक तेल में बोल देता हूँ, ये मिलता है। और इसके नीचे वापस चूना पत्थर मिलता है। क्या मिलता है, चट्टाने टाइप मिल जाती है नीचे की तरफ। और हाँ, इसके नीचे जस्ट नीचे जल मिलता है। क्या मिलता है, फिर चूना पत्थर की चट्टाने मिल जाती है, जल मिलता है। तो 3 स्टेप होते हैं जहां पे प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक तेल पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस और तेल जो है दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। क्या चलते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। ये तेल शोधन कारखाना होता है जो शुद्ध करता है तेल को। क्या करता है, शुद्ध करने का कार्य करता है। क्योंकि खनिज तेल को बाहर निकालेंगे तो उससे डीजल को अलग करेंगे, मिट्टी का तेल जिसे हम केरोसिन कहते हैं उसको अलग करेंगे और फिर उसको काम में लिया जाता है। तो हम खनिज तेल को देख रहे हैं, हम यानी पेट्रोल देख रहे हैं, ऐसे मान लो आप, ठीक है ना। तो भूगर्भ, भू यानी जमीन, गर्भ यानी पेट, जमीन का पेट यानी आंतरिक संरचना, पृथ्वी के अंदर के भाग की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी के अंदर के भाग की स्थिति क्या है, तो खनिज तेल जो है और प्राकृतिक गैस दोनों साथ आ रहे हैं। यहाँ पे टर्सियरी युग के जीवाश्म प्रधान सेलों से मिलते हैं। टर्सियरी युग के हैं, किस युग के हैं, टर्सियरी। याद करो कोयला किसका था, गोंडवाना चट्टानों का, गोंडवाना संरचना का और टर्सियरी संरचना का, दोनों का था कोयला। लेकिन टर्सियरी का सिर्फ 0.5 था, जबकि गोंडवाना का 99.0.5% था या नहीं था, 0.05% था, यानी मात्र थोड़ा सा। असम में, मेघालय में, जम्मू में, वहां टर्सियरी युग का कोयला था, टर्सरी युग का। जबकि बाकी नदी घाटियों में कौन सा कोयला था, गोंडवाना का कोयला था। लेकिन यहां पे बात क्या आ रही है, यहां पे बात आ रही है कि खनिज तेल और प्राकृतिक गैस दोनों ही टर्सियरी चट्टानों से मिलते हैं। क्या आपको कहीं भी गोंडवाना लिखा हुआ मिल रहा है, बिल्कुल भी यहां तक नहीं मिल रहा है, इसका मतलब नहीं है, टर्सियरी चट्टानों से ही मिलता है। कौन, प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक तेल। याद रखना है टर्सियरी। अगर समय की बात करूं तो ध्यान से समझ मेरे लाडले, अगर समय, अगर कोयले का हमने जब पढ़ा तो कहा कि कोयले का जो समय है वो पर्मियन युग है, कार्बोनिफेरस युग है। लेकिन यहां मैं आपको बताऊंगा कि खनिज तेल का जो समय है वो इयोसीन और मायोसीन का समय है। ये समय है, टाइम पीरियड होता है ज्योग्राफी का। जैसे हिस्ट्री में सिंधु घाटी का होता है, वैदिक सभ्यता का होता है, वैसे इयोसीन मायोसीन इसमें टाइम पीरियड है। और ये टर्सियरी चट्टान है, बाटा है, पत्थर है, सेल है। समझ गए अब तो, ठीक है। चट्टानों के वलन से यानी चट्टाने मुड़ने से, वलन मतलब मुड़ने की स्थिति में, ये अपनतीय भाग में पाए जाते हैं। अपनतीय भाग का मतलब होता है समकोण पर काट देते हैं एक दूसरे को। अपनतीय जब वलन बन जाती है तब खनिज तेल वहां पाया जाता है। सबसे ऊपर 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 प्राकृतिक गैस होती है, पक्का याद रख लो। और वैसे डायग्राम मस्त वाला आने वाला है, इंतजार करना पड़ेगा आपको, है ना। सबसे ऊपर प्राकृतिक गैस पाई जाती है। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद जो है उसके नीचे खनिज तेल मिलेगा। सबसे ऊपर गैस है, उसके नीचे तेल है, तेल के नीचे पानी, है ना। सबसे नीचे पानी, उससे ऊपर तेल है, तेल से ऊपर गैस है। तो फिर तेल को निकालना कितना खतरनाक होता होगा, है ना। नीचे पानी, ऊपर तेल, ऊपर गैस, तेल बीच में आ गया। तेल कहां आ गया, बीच में। सबसे नीचे जल होता है। मायोसीन काल है इसका, यह है समय और यह है समय। टेंस मतलब काल होता है, इंग्लिश का टेंस मतलब काल होता है, काल मतलब समय होता है। और मैंने अभी अभी बताया कोयले का जो कार्बोनिफेरस है, कोयले का जो पर्मियन है, ठीक वैसे ही खनिज तेल का मायोसीन और इयोसीन है। या मायूस ना हो लाडले, मायोसीन याद करना है। क्या करना है, मायोसीन। चूना पत्थर, मायोसीन काल यानी मायोसीन जो समय था उसमें जो चूना पत्थर था, और इयोसीन काल के जो बड़े बड़े पत्थर थे, बड़ी बड़ी चट्टाने थी, बड़ी बड़ी सेलें थी, इसके संचित भंडार के लिए अनुकूल हुआ करते थे। और उन्हीं से धीरे धीरे जीवावशेष उसके अंदर थे, जीवों के अवशेष थे, जिसे जीवाश्म कहा जाता है, जिसे आकलवुड कहा जाता है। और धीरे धीरे वहां से पेट्रोल, डीजल जैसी प्राकृतिक गैस जैसी चीजें बनने लग गई। आगे देखिए, ये आ गया जी, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। इसको ध्यान से समझना है, मस्ती से समझना है, ठीक है ना।
सबसे पहले गहराई की बात करें तो लास्ट में पत्थर आ जाते हैं और पत्थरों से ऊपर चूना आ जाता है। पत्थरों से ऊपर क्या आ जाता है? चूना आ जाता है। और चूने के ऊपर इस प्रकार से 3 लहरें होती है। क्या होती है? और ये ऊपर बालू परत है। क्या है ये? बालू की परत। देखो यहाँ एक छोटा सा डायग्राम हम साथ में बनाने का प्रयास कर रहे हैं अलग अलग कलरों से, ताकि इसको आप समझ पाए। ठीक है, सबसे पहले बालू मिट्टी को लेते हैं। इस प्रकार की दिखती है मिट्टी, यानी ये हमारा धरातल है। ये हमारा क्या है? धरती है भाई। क्या है? धरातल। ये हमारा धरातल है। और यहां इस प्रकार से छोटे छोटे छोटी 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 छोटी, फिर छोटी 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 छोटी, और फिर छोटी 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 छोटी। क्या है ये छोटी छोटी? ये जो छोटी छोटी मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको सीधा सीधा याद रखना है। ये है बालू मिट्टी। ये क्या है भाई? बालू मिट्टी। बालू मिट्टी का मतलब होता है पतली पतली मिट्टी। बालू मिट्टी का मतलब होता है पतली पतली बारीक बारीक मिट्टी। सबसे पहले अगर आप जाते हैं असम के डिगबोई क्षेत्र में जाते हैं, सिंगरौली क्षेत्र में जाते हैं, राजस्थान के जैसलमेर में जाते हैं, तो आपको बालू मिट्टी मिलेगी। और बालू मिट्टी पहला संकेत है किसका? प्राकृतिक गैस का और खनिज तेल का। समझ गए ना? तो बालू मिट्टी, बालू मिट्टी को जैसे ही खोदना शुरू करते हैं, क्या शुरू करते हैं? बालू मिट्टी जो है बालू पत्थर संरचना कहलाती है, और छोटे छोटे कंकड़ होते हैं इसके अंदर बालू मिट्टी में, तो ये बालू पत्थर संरचना कहलाती है। अब जैसे ही आप खोदना शुरू कर रहे हैं तो यहाँ सेकंड लहर आ जाती है। क्या आ जाती है? यहाँ पे आपको एक सेकंड लहर दिखाई देगी इस प्रकार से। ये जो सेकंड लहर बन रही है यहाँ पे इस प्रकार से, ये जो सेकंड लहर आपको दिखाई दे रही है, ये जो सेकंड लहर आपको दिखाई देगी, ये थोड़ा थोड़ा साइडों में चूना होगा इस प्रकार से। साइडों में क्या होगा? इस प्रकार से चूना होगा। एक कटोरा टाइप की स्थिति यहाँ बन जाती है, चूना होगा साइडों में। और यहाँ बीच में जो स्थिति आपको दिखाई दे रही है, बड़े ध्यान से समझने वाली चीज़ है। बीच में जो आपको स्थिति दिखाई दे रही है, यहाँ तीनों प्रकार के रूप देखने को मिल जाते हैं। ये तीनों रूप कौन से हो गए? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी प्राकृतिक गैस। यहाँ 1 नंबर लगा रहे हैं हम, यहाँ 2 नंबर लगा रहे हैं हम, कम दिख रहा होगा, यहाँ 3 नंबर लगा रहे हैं, जिसको यहाँ डिटेल से समझाया गया है। ये 1 नंबर पर यहाँ क्या मिला? प्राकृतिक गैस मिला है। ऊपर मिट्टी थी, उसको हमने काउंट नहीं किया है। दूसरे नंबर पे आपको पेट्रोलियम पदार्थ देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पर क्या मिल रहा है आपको? पेट्रोलियम पदार्थ देखने को मिल रहा है। और ये 3 नंबर पे आपको जो लंबे लंबे एरर दिख रहे हैं, ये है पानी। ये क्या है भाई? आपका पानी है। और ये आपका पेट्रोल है। ये क्या है? पेट्रोल है, यानी खनिज तेल है। और ये आपका गैस है, सिर्फ और सिर्फ गैस है। तो ये तीनों इस प्रकार से मिलते हैं। और फिर लास्ट में जो है बड़ी बड़ी चट्टानें फिर आ जाती है। बड़ी बड़ी चट्टानें क्या है? ये बड़ी बड़ी चट्टानें फिर आ जाती है। तो इस प्रकार से निकाला जाता है। इस प्रकार से हम खनिज तेल को निकालते हैं। अधिकतर बच्चों के माइंड में, मैं भी जब पढ़ता था तो मैं सोचता था यार पेट्रोल कैसे मिलता होगा, किस रूप में मिलता होगा? अंदर कोई टैंकर भरा हुआ पड़ा होगा, या फिर कुछ लोग झरीकन भर भर के रखे होंगे। कैसे निकाला जाता है इसको? कैसे इसका शोधन किया जाता है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम अब सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और एक एक चीज़ को एग्जाम में लिखना है। और मैं कहता हूँ कि लर्न एंड शेयर के बच्चे इस डायग्राम को बना के आएंगे और पूरे में से पूरे नंबर इस क्वेश्चन में लेके आएंगे। वादा करो आप मेरे से, वादा है ना? बिल्कुल। चिड़िया को छोड़ो, अब क्यों नर्वस होते हो? चिड़िया चली गई है ना, उसको जाना था इसलिए वो चली गई। बूढ़ी चिड़िया को छोड़ा जाता है, खुश हो लो थोड़ा सा, है ना? इतना दुखी में तो बूढ़ी होती है जो 4-5 दिन में वैसे ही जाने वाली होती है दुनिया छोड़ के, है ना? इसलिए उसको सिंगरौली क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है। सिंगरौली क्षेत्र का नाम आपको याद होना चाहिए। वो आज भी चिड़िया को छोड़ा जाता है। वो कोयले की बातें थी। किसकी बातें थी? हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम जो खनिज तेल कहलाता है, वो इस प्रकार से मिलता है। आगे देखिए, इतिहास क्या है खनिज तेल का? बड़ा गहरा इतिहास है लाडले। क्या इतिहास है? खनिज तेल सबसे पहले एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। रेलवे लाइन जब बिछा रहे तो पता चला यार कुछ लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है, जो खुशबू भी दे रहा है या फिर बदबू दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लोगों में अफरा तफरी मच गई। ऐसे ही आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता मिली। रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी कराची तक, उस समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। तो ऐसे इसका इतिहास है कुछ मिलता जुलता। भारत में खनिज तेल की प्रथम जानकारी तब प्राप्त हुई जब असम में रेल लाइन बिछाई जा रही थी। किस राज्य में बिछाई जा रही थी? असम। और असम का जो कुआं है ना, डिगबोई, कौन सा है भाई? डिगबोई कुआं, बहुत फेमस है। असम का डिगबोई जो कुआं है ना पेट्रोल का,
वो बहुत फेमस है। कुएं होते हैं पेट्रोल के, क्या होते हैं, जैसे ऐश्वर्या कुआं हो गया, भाग्यम हो गया, ये राजस्थान के जैसलमेर में, तो ढेर सारे कुओं के नाम भी हम देखने वाले हैं। तो ये जो कुएं होते हैं यहाँ से इसको निकाला जाता है, तो असम में है। एक चीज का आप पक्का ध्यान रखें कि सबसे ज्यादा जो खनिज तेल है आज असम में नहीं है, पहले हुआ करता था। आज जो बच्चे राजस्थान के हैं उनके लिए अच्छी बात है, और जो भारत के हैं उनके लिए तो और अच्छी बात है, क्योंकि राजस्थान में कुछ होता ही नहीं है। लेकिन राजस्थान में बहुत कम चीज़ें होती है, लेकिन देखो ये चीज़ निकल रही है। राजस्थान 1 नंबर पे है आज पेट्रोलियम खनिज तेल में। खनिज तेल के अंदर राजस्थान 1 नंबर पे चल रहा है। किस नंबर पे चल रहा है? दूसरे नंबर पे इसका पड़ोसी राज्य आ रहा है जिसका नाम है गुजरात। देखो अभी तक असम नहीं आया, जो 1 नंबर पे चला करता था किसी जमाने में। 3 नंबर पे असम में। 3 नंबर पे कौन है? असम। मैंने ऐसे ही आपको कोयला याद कराया था, पिछले टॉपिक से इंटरलिंक होने का थोड़ा प्रयास करते हैं। ऐसे ही कोयला याद कराया था, सबसे ज्यादा कहां? झारखंड में। 2 नंबर पे कौन? उड़ीसा। 3 नंबर पे कौन? जाऊ छे ट्रिक थी नहीं थी? 6 यानी छत्तीसगढ़ 3 नंबर पे। ये तो संचित भंडार थे, लेकिन जैसे ही उत्पादन शुरू होता है 1 नंबर पे कौन आ जाता है? छत्तीसगढ़। 2 नंबर पे कौन चला जाता है? झारखंड। ठीक है ना? तो इस प्रकार से उसमें उल्टा सीधा हो जाता है मामला। तो ये खनिज तेल जो है आज की स्थिति की अगर बात करें तो राजस्थान, गुजरात, असम इसमें इस प्रकार से अपना स्थान रखते हैं। 1866 में यानी 1866 में नेहरपुंग के पास पहला कुआं खोदा गया। एक जगह है नेहरपुंग जहां पे खनिज तेल को निकालने के लिए पहला प्रयास किया गया। जो पहला प्रयास जो है असफल रहा। इतने खुश क्या हो रहे हो? असफल रहा। कैसा रहा? तेल ना प्राप्त हो सका, वहां से मायूस हो गए सबके सब। क्या हो गए? दुखी हो गए। और फिर अगला ही प्रयास अगले ही साल किया गया। असम की एक जगह है माकूम। कौन सी जगह है? माकूम। ये हमने कोयला भी पढ़ा था, टर्शियरी कोयले में असम में हमने माकूम का नाम पढ़ा था, क्योंकि कोयला भी 0.5% जो कोयला मिलता था वो टर्शियरी चट्टानों से मिल रहा था। कहां से मिल रहा था? टर्शियरी चट्टानों से मिल रहा था। कितना? 0.5%, मात्र थोड़ा सा। और वो असम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उन राज्यों से मिल रहा था। तो उसमें असम का माकूम का नाम आ रहा था ना, यानी टर्शियरी में माकूम स्थान पर कोयला भी था और टर्शियरी चट्टानों से ही खनिज तेल मिलता है, इसलिए माकूम स्थान पर खनिज तेल भी मिलता है। यानी कि टर्शियरी जहां चट्टानें होगी वहां कोयला और खनिज तेल दोनों मिलने के चांसेस होते हैं। क्या गोंडवाना लैंड में कभी खनिज तेल निकलेगा? नहीं निकलेगा, टर्शियरी में ही निकलेगा, है ना। समय कौन सा है इसका खनिज तेल का? इयोसीन और मायोसीन। मायूस नहीं होना है ना, ठीक है ना। 1867 में यानी 1866 में माकूम क्षेत्र में पहली बार तेल निकाला गया। इस माकूम का नाम पक्का याद रखें, ठीक है ना। 1889 में मार्गेरिटा के निकट एक तेल शोधन केंद्र की स्थापना की गई। मार्गेरिटा भी असम में है। यहाँ एक तेल शोधन केंद्र बनाया गया। तेल शोधन का मतलब है तेल को शुद्ध करने का कारखाना जो है यहाँ पे लगाया गया। आगे देखिए, इसी वर्ष डिगबोई, ये भी असम का क्षेत्र है। सब कुछ अगर असम में है तो फिर असम 3 नंबर पे क्यों है? क्योंकि पहले राजस्थान के भंडारों का पता नहीं था, पहले गुजरात के भंडारों का पता नहीं था, फिर पता चला रे बालू रेत को जैसे हटाते हैं प्राकृतिक गैस निकल जाती है। प्राकृतिक गैस को जैसे ही निकालते हैं धीरे से वहां पे और क्या निकल जाता है? खनिज तेल निकल जाता है ना। तो ये लहरों में पाया जाता है, जरूरी नहीं है लहर को हटाए, कभी कभी प्राकृतिक गैस थोड़ा इस तरफ रह जाता है क्योंकि ये बावल नुमा स्थिति में होता है अंदर की तरफ, ठीक है ना। हाँ, तो असम के बाहर 1960 से पूर्व केवल असम में ही तेल का उत्पादन हो रहा था। देखो इसीलिए यही प्रथम था। अगर मान लो कि मैं अकेला ही पढ़ाता हूं तो मैं ही देश में 1 नंबर पे पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। अब मेरे कंपटीशन में ढेर सारे टीचर आ जाते हैं तो हो सकता है कोई बहुत अच्छा पढ़ाए तो मेरे को नीचे वाले लेवल पे लेके आ जाता है, अगर मैं मेहनत कम करता हूं तो, ठीक है। अब वो आप जानते हैं, ठीक है ना। 1960 से पूर्व केवल असम में ही तेल निकाला जाता था, लेकिन फिर राजस्थान में निकला तो असम रोया, फिर गुजरात में निकला तो असम रोया, क्योंकि 1 नंबर ये लग गया, 2 नंबर ये लग गया, 3 नंबर पे आ गया। अब भगवान ना करे कि 4थे स्थान पर निकले, जब तक ऐसा ना हो कि असम आगे ही ना बढ़े, असम में और तेल कुएं मिल जाए। मैं तो कहता हूं असम भी आगे जाना चाहिए, क्योंकि इसने माकूम हमें दिया है, डिगबोई हमें दिया है। 2 तेल क्षेत्रों के नाम आपको याद होना चाहिए, माकूम और डिगबोई असम के हैं, ये आपको याद हो जाना चाहिए, बहुत आसान है। असम के बाहर 1960 में एक जगह है अंकलेश्वर। कौन सी जगह है? अंकलेश्वर। देखो मैंने बोला डिगबोई,
आपके दिमाग में आना चाहिए असम। मैंने बोला माकुम, आपके दिमाग में आना चाहिए असम। मैंने बोला अंकलेश्वर, आपके दिमाग में आना चाहिए असम। सब कुछ असम, क्योंकि 1960 से पहले सिर्फ असम, सिर्फ असम की बात होती थी। असम में ही तेल निकाला जाता था। ठीक है, पहला तेल कुआं खोदा गया असम में, जिसका नाम रखा गया वसुधारा। जिसका नाम क्या रखा गया? वसुधारा। अब देखो पीछे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है ना, फिर कमेंट आएगा, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। ये देखो इतिहास को पढ़ना हमने शुरू किया। 1866 में कुआं खोदा गया है। 1867 में माकुम में पहली बार तेल निकाला गया है। 1889 में मार्गेरिटा क्षेत्र मिला। यह भी किस में है? असम में, मार्गेरिटा। सब कुछ असम में इसलिए है क्योंकि सब कुछ असम में इसलिए आ रहा है क्योंकि असम जो है वहां पे सबसे पहले तेल निकाला गया था और सब कुछ असम में ही हो रहा था। अब मैं आपको समझाना जो चाह रहा था, ये 1960 है जबकि ये 1867 है। आधे बच्चे आगे के सन पे ध्यान नहीं देते हैं और उनका कमेंट आ जाता है कि सर 1967 में और उससे पहले 1867 में आप बता रहे हैं कि तेल कुआं चला ही नहीं, तो फिर 1860 में तेल कैसे निकल गया? अरे वो आगे 1860 नहीं है, वो 1960 है। वो क्या है? 1960। अब समझ में आ गया? तो ऐसा डाउट भी मैं छोड़ना ही नहीं चाहता हूं। ठीक है ना, आगे देखिए। भारत का पहला अपतट वेदन गुजरात के आलिया बेट नामक द्वीप पर भावनगर से 45 किलोमीटर आगे चलते हैं ना, जब ये मिल जाता है। क्या है ये? देखो, अपतट का मतलब होता है ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत, जो बेचारा हर लेक्चर में आ जाता है, ये मना ही नहीं करता कि बच्चों को समझाओ, मैं तो बैठा रहता हूं। ठीक है, अब ये तट होते हैं ना, इन तटों पे भी तेल मिलने के आसार होते हैं। तो इस तट को जब भेदा जाता है, तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, खोदा जाता है ना, इसकी बैंड बजा दी जाती है, तब इसे कहते हैं अपतट वेदन। वेदन मतलब तोड़ना, अपतट यानी तट के ऊपर जाके उसको वेद देना यानी तोड़ देना, फोड़ देना। और ऐसा गुजरात में किया गया। कहां किया गया? गुजरात में किया गया। यूपी बिहार में क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां तट है ही नहीं, है ना, वहां पे तट है ही नहीं, क्यों करते वहां? ठीक है ना, तो गुजरात के अगर वहां तट ही नहीं है तो क्या करेंगे बताओ? अब कोई कहते साहब वहां क्यों किया? आधे नेता ऐसे ही होते हैं, देखो इस सरकार ने ये कर दिया, अब तट वेदन यहां करना चाहिए हमारे इस राज्य में। क्या हमारा राज्य किसी से कम है? अब तट वेदन करना है तो राजस्थान में करो। मैं चैलेंज करता हूं इस सरकार को। आधे नेता ऐसा भाषण दे देता है, उनको पता ही नहीं अब तट वेदन जो है, अब तट वेदन वहां होता है जहां तट है, लेकिन उनको कहे कौन, उनको ये समझाए कौन, है ना। तो अब तट वेदन जो है आलिया बेट नामक द्वीप है एक गुजरात के अंदर, उस पे किया गया, उसको खोदा गया। भावनगर का आपने नाम सुना है? भावनगर जगह है गुजरात की बहुत बड़ी, उससे 45 किलोमीटर दूर जाना किसी ऑटो वाले को लेके, वहां आपको ये देखने को मिल जाएगा। अंदर नहीं जाने दिया जाता है इसमें। सन 1975 ईस्वी में मुंबई हाई यानी मुंबई को भी तटों से बीच में से बम्बई के जो तट है, बॉम्बे आपको पता है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो है वहां तट ही तट है पूरे, और अरब सागर का क्षेत्र आपको पता है किस राज्य से लेता है, तो महाराष्ट्र का जो बॉम्बे है, बॉम्बे हाई जगह है, वहां पे भी अब तट वेदन किया गया। तो ये तटों पर ही होगा, दूसरे राज्य में नहीं होगा। तेल की खोज हुई है वहां से, 1976 से उत्पादन शुरू हो गया और इसको नाम दिया गया बॉम्बे हाई। बताओ वसुधारा किसका नाम था? याद करो, सोचो वसुधारा किसका नाम था? सोचो देखे वसुधारा किसका नाम था? ये रहा देखो, पहला तेल कुआं खोदा गया है कहाँ? 1960 में अंकलेश्वर असम में, जिसका नाम वसुधारा रखा गया है। वसुधारा कुआं कहाँ है तेल का? असम में, जहां 1960 में जो है तेल शुरू हुआ, जबकि अब तट क्षेत्र जो है वो गुजरात में शुरू हुआ है वेदन, और यहाँ पे एक जो है उसके बाद 1975 में और 1976 में बॉम्बे में भी तटों से तेल निकाले जाने लगा और इसको नाम दिया बॉम्बे हाई। इसको क्या नाम दिया? बॉम्बे हाई। तेल क्षेत्रों का वितरण यानी भारत में जो तेल है उसके क्षेत्रों का वितरण किस प्रकार हो रहा है? इस तेल क्षेत्र के वितरण को अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि इन तेल क्षेत्रों में मुख्यतः जो क्षेत्र है वो असम में थे पहले, और असम का डिगबोई मैंने अभी कुछ देर बताया पहले आपको कि बहुत फेमस है। तो देखिए असम प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, जहां तेल क्षेत्र का मतलब है जहां तेल निकलना शुरू हुआ या तेल निकल रहा है। तो ये भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र रहा है। कौन? असम प्रदेश। असम सबसे पुराना है क्योंकि हम जानते हैं 1867 के आसपास यहाँ प्रयास शुरू हो गए, लेकिन तेल नहीं निकल पाया था। ये प्रयास करते रहे और 1960 के आसपास आते हुए तेल यहीं निकला था पहले। तो इसका विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में है।
यानी असम का जो तेल निकलता है वो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में, क्योंकि यही नदी है यहाँ। अगर यूपी बिहार की बात होती तो गंगा की बात करते, अगर असम की बात हो रही है तो नदी यही है वहां पे, तो ब्रह्मपुत्र की बात होगी ना। ये नदियां जिन्होंने पढ़ी 11वीं में वो समझ गए। इसके अंतर्गत अगर लिखित क्षेत्र आते हैं, यानी ये क्षेत्र आते हैं। एक तो डिगबोय क्षेत्र आता है। 1954 तक ये देश का अकेला पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र था। कौन सा? डिगबोय क्षेत्र। कौन सा? डिगबोय क्षेत्र, मात्र अकेला जो तेल निकालता था। तो फिर हमारी गाड़ियां कैसे दौड़ती थी? इराक ईरान से मंगाते थे भाई, है ना। अब जो है हमने थोड़ा थोड़ा कम किया है। आज भी बहुत पेट्रोल कितना उड़ता है आप देखते हैं ना, तो ये खनिज तेल बहुत बाहर से मंगाना पड़ता है। हमारे पास तो थोड़ा सा ही भंडार है इसका। तो 1954 से पहले यही था। यहाँ का तेल डिगबोय रिफाइनरी में साफ किया जाता है। डिगबोय रिफाइनरी का मतलब है, रिफाइनरी का मतलब है जहां तेल को शुद्ध करने का कार्य होता है, ये रिफाइनरी होता है। ये क्या होता है? रिफाइनरी क्षेत्र। यहाँ बहुत से लोगों को रोजगार मिल जाता है, तो ये रोजगार के क्षेत्र भी होते हैं। तो यहाँ रिफाइनरी कौन सी होगी? डिगबोय। यानी यहाँ से ही तेल निकाला जाता है। और वहां पे जैसे ताम्र शोधन कार्यालय था ना, ताम्र शोधन सेंटर था झुंझुनू राजस्थान के अंदर, क्योंकि तांबा वहीं निकलता है तो पास में ही तांबे को शुद्ध करने की फैक्ट्री है। वैसे तेल यहाँ निकल रहा है खनिज तेल, तो पास में खनिज तेल को शुद्ध करने की फैक्ट्री है। तो डिगबोय आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, नहर कटिया क्षेत्र बूढ़ी दियांग नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहां से निष्कासित कच्चे तेल को शोधन हेतु पाइपलाइन द्वारा नुनमाटी असम और बैरोनी बिहार लाया जाता है। इसको मतलब कितना जुर्म हो रहा है। यहीं फैक्ट्री लगा देनी चाहिए, यहीं तेल शोधन लगा देना चाहिए। नहीं, यहां से जो कच्चा तेल निकला है बूढ़ी दियांग नदी के बाएं तट पर है ये नहर कटिया क्षेत्र, और यहां से जो तेल निकला है उसको नुनमाटी और बैरोनी लाया जाता है। नुनमाटी तो असम में, आधा तो यहां से, जैसे यहां तेल निकला आधा तो नुनमाटी चला गया। कहां चला गया? नुनमाटी, जो कहां है? असम में। और आधा तेल बैरोनी चला गया, जो कहां है? बिहार में। तो बी याद रखना है, तो बिहार याद आ जाएगा, बैरोनी बिहार से और नुनमाटी असम से, ठीक है ना। तो यहाँ का तेल यहाँ चला जाता है। तो एक तो हमने डिगबोय याद किया और एक हमने कौन सा याद किया? नहर कटिया। अब आता है मोरान। हुगरी जन क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के क्षेत्र में पेट्रोलियम के अलावा प्राकृतिक गैस भी अत्यधिक मात्रा में विद्यमान है। यहाँ से तेल शोधन हेतु बैरोनी भेजा जाता है। यानी कि आपको यह चीज भी याद हो जानी चाहिए, तेल शोधन यानी खनिज तेल को शुद्ध करने के जो कारखाने हैं वो आज जो सबसे ज्यादा फेमस हो रहे हैं, वो एक तो बिहार का बैरोनी है। कौन सा है? बिहार का बैरोनी है। और इससे पहले हमने एक पढ़ा है जिसका नाम क्या है? नुनमाटी। कौन सा था भाई? नुनमाटी। नुनमाटी ये कहां है भाई? असम में है। किस जगह है ये? असम में। ये आपको दोनों याद रखने हैं। तो ये असम के क्षेत्रों की बात करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और रुद्र सागर लकवा क्षेत्र, रुद्र सागर जो है ये शिव सागर जिले में स्थित है, ब्रह्मपुत्र घाटी में है। सुरमा घाटी क्षेत्र, इसके अंतर्गत बदरपुर, पथरिया, मसीमपुर प्रमुख उत्पादक क्षेत्र आते हैं। यानी कि आपको यहां तक याद क्या करना है? आपको यहां तक जो है ये असम जो आया था हमारा, असम में डिगबोय याद रखना है आपको। डिगबोय के बाद आपको नहर कटिया याद रखना है, यानी डिगबोय याद रखना है आपको, नहर कटिया याद रखना है, मोरान याद रखना है। डिगबोय, नहर कटिया, मोरान। डिगबोय, नहर कटिया, मोरान, रुद्र सागर। अगला कौन सा है भाई? रुद्र सागर। रुद्र सागर, ठीक है। और रुद्र सागर के बाद सुरमा घाटी। तो ये आपको असम के याद रखने, रख लोगे। सुरमा घाटी को देख लेते हैं हम। ये क्षेत्र देख लिया, बदरपुर, पथरिया, सुरमा घाटी में ये क्षेत्र है, रुद्र सागर में ये क्षेत्र है। तो ये सिंपल चीजें हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, बस आपको नाम पहली बार सुनने को मिल रहे हैं, इसलिए आप सोच रहे हो पता नहीं है तो क्या ही आने लग गया आजकल। तो ये खनिज और ऊर्जा संसाधन है, इसीलिए तो टप कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? टप। लेकिन मेरे साथ आपको टप लगेगा नहीं। अब देखो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, कोई टॉनिक तो है नहीं कि मैं खटाखट से पिला दूं। मेहनत आपको मेरे बराबर ही करनी पड़ेगी, समझ गए। आगे देखिए, ये नहर कटिया वगैरह हम पढ़ चुके हैं सारे। गुजरात प्रदेश, कौन सा? गुजरात। अंकलेश्वर, गुजरात में कौन सा प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर। पहले नाम याद कर लो इनके। गुजरात का अंकलेश्वर, गुजरात के बाद अरुणाचल प्रदेश का तिरेप और नागालैंड और असम की सीमा से सट्टा बोहरहल्ला। बस ये इतना ही है और ज्यादा कुछ ही नहीं है। देखो आगे फिर तक क्यों आ जाएगा। तो गुजरात का अंकलेश्वर, ये गुजरात का सबसे बड़ा और सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। यानी गुजरात का सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे पुराना कौन सा है? तो अंकलेश्वर। कौन सा है भाई? गुजरात का अंकलेश्वर आपको याद होना चाहिए। गुजरात का क्या याद होना चाहिए आपको? अंकलेश्वर स्थान याद होना चाहिए। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अंकलेश्वर आपको पहले असम में तो नहीं लिखा दिया है ना।
एक बार देख लेते हैं। मैंने तेल क्षेत्र लिखाए थे आपको कुछ देर पहले। ये माकूम, डिगबोई और अंकलेश्वर, ये अंकलेश्वर गुजरात में भाई, है ना, इस बात का आप ध्यान रखना। या तो मैंने यहाँ असम लिखा था, जब कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने यहाँ आपको वो लिखाया है अंकलेश्वर, तो वो गुजरात में है। किसमें है वो? गुजरात में है। खनिज तेल देख रहे हैं हम। असम का देख चुके हैं हम, नहर कटिया क्षेत्र देख चुके हैं, और ये देख चुके हैं अंकलेश्वर देख रहे हैं, सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। ये नर्मदा नदी के दक्षिण में कच्छारी भाग में भैरूच के निकट है। भैरूच अपने आप में एक जिला है। भैरूच क्या है? एक जिला निकट स्थित है। यहाँ से तेल शोधन हेतु ट्रॉम्बे और कोयली भेजा जाता है। ये आप याद रखें, अंकलेश्वर का जो तेल निकलता है उसको शुद्ध करने के लिए 2 स्थानों पर भेजते हैं इसे, ट्रॉम्बे और कोयली क्षेत्र में। यहां से उत्पादित प्राकृतिक गैस बड़ोदरा एवं उरण ताप विद्युत गृह को भेजा जाता है। यानी यहां से जो उत्पादित प्राकृतिक गैस जो होता है, साथ में प्राकृतिक गैस की बात आ रही है, बड़ोदरा एवं उरण विद्युत गृह को भेजा जाता है। बड़ोदरा गुजरात का क्षेत्र है, उरण ताप विद्युत गृह है, उसको भेजा जाता है और वहां इसका जो है शोधन कार्य होता है। उत्तरी पूर्व के अन्य क्षेत्र, उत्तर पूर्व में क्या और कहीं खनिज तेल मिलता है? जी मिलता है। अब तक हमने बात की थी, कुछ देर पहले हमारे सामने असम था, असम में तेल मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने गुजरात आ रहा था, वहाँ भी तेल मिलता है। और उसके बाद राजस्थान आपको पता है 1 नंबर पे है, लेकिन यहाँ हम क्रम से नहीं देख रहे हैं, सिर्फ नाम देख रहे हैं। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी तेल निकलता है। कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में भी। अरुणाचल प्रदेश का नाम आते हैं आपके माइंड में कोयला कहीं ना कहीं दौड़ रहा होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में टर्शियरी चट्टानों से कोयला मिल रहा था। इसका मतलब ये तय है कि टर्शियरी चट्टानें जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसका मतलब वहाँ निकलेगा ही निकलेगा। नागालैंड में भी निकल रहा था, नागालैंड। अब जम्मू में भी थी टर्शियरी चट्टानें, लेकिन वहाँ तेल नहीं निकल रहा है। नागालैंड में भी निकल रहा था, असम में भी निकल रहा था। इसका मतलब ये कतई नहीं है, असम तो पहले ही लिख चुके हैं। असम से सटा हुआ क्षेत्र बोरहोला है, तो ये क्षेत्र है। अब जैसे कि आप कहेंगे कि सर आप टर्शियरी बता रहे हो, तो टर्शियरी जम्मू कश्मीर में भी थी, मेघालय के कई क्षेत्रों में भी थी, तो क्या वहां पे मेघालय का चेरापूंजी भी तो उसमें आ रहा था, तो क्या वहां ये निकल नहीं रहा है पेट्रोल खनिज तेल? बिल्कुल है वहां भंडार, लेकिन अभी तक खोज नहीं हो पाई है, क्योंकि टर्शियरी चट्टान है, तो इसका मतलब कम भंडार निकले तो भी वहां निकलेंगे। देखो कई जगह भंडार कम होते हैं तो वहां सरकार खर्चा नहीं करती है। हो सकता है जम्मू कश्मीर और मेघालय जैसे क्षेत्रों में कम भंडार हो, लेकिन टर्शियरी जहां चट्टानें होगी वहां कोयला तो 0.05% ही मिलेगा, लेकिन 100% चांसेस बन जाते हैं किसके? खनिज तेल और प्राकृतिक गैस निकलने के, है ना। और ये जो टर्शियरी चट्टानें होती है भंडार होते हैं इस चीजों के, ठीक है ना। तो नागालैंड में अरुणाचल प्रदेश का तिरप जो जिला है उसका निगरू क्षेत्र है, वहां भी पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है। और नागालैंड और असम की सीमा से सटा हुआ एक क्षेत्र है बोरहोला, यहां भी तेल निकलता है। तो ये हमारा जो टॉपिक था, इसके अंदर हमने सारी बेसिक चीजों को पढ़ा, समझा और जाना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज थी हमारी वो चिड़िया, और उसके बाद खनिज तेल को हमने पढ़ा। खनिज तेल के बारे में ज्यादा आपको याद नहीं होता है, तो सिर्फ इतना याद रखना है, ये इयोसीन और मायोसीन जो समय उसका है, और टर्शियरी चट्टानों से इसको निकाला जाता है। सबसे ऊपर प्राकृतिक गैस होता है, और प्राकृतिक गैस के बाद सबसे ऊपर बालू मिट्टी होती है, जो होती है कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर पे हम पढ़ रहे हैं कि प्राकृतिक गैस, उसके बाद खनिज तेल होता है, और उसके नीचे फिर जल आ जाता है। इस प्रकार से इसको बाहर निकाला जाता है। बिहार का एक तेल क्षेत्र था बोरोनी नाम से, असम का भी एक तेल क्षेत्र था, उन नामों को आपको याद करना है नुनमानी के नाम से। तो ये जो तेल क्षेत्र है जहां से तेल शोधन किया जाता है, उन सेंटर को भी आपको याद करना है। और मोस्टली आपको स्टेट याद होना चाहिए। राजस्थान 1 नंबर पे आ रहा है, गुजरात जो है 2 नंबर पे आ रहा है पेट्रोल और खनिज तेल में, जबकि असम जो है वर्तमान में 3 नंबर पर आ रहा है। जबकि पहले सबसे पहले जो उत्पादन है वो असम से शुरू हुआ। वो कौन सा तेल कुआं था जो जहां से खोदा गया लेकिन तेल नहीं निकला? और सबसे पहले तेल कहां निकाला गया था? वसुधारा किस तेल कुएं को कहा जाता है? और बॉम्बे हाई तेल कुआं कहां है? अपतट वेदन क्या है? और अपतट वेदनों पर तेल कैसे निकाला जाता है? ये सारी चीजें आपको खनिज तेल में लिख के आनी है। ये निबंधात्मक क्वेश्चन बनता है एक पूरा, और ये आने के चांसेस रहते हैं। मिलते हैं अगले एक शानदार लेक्चर में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।